नेक्स्ट हेडिंग डालो CRO। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। जो अभी तक हमने जितने भी मीटर पढ़े ना वो सारे इलेक्ट्रिकल मीटर्स हैं। जैसे चाहे आपका चाहे PMMC हो, MI हो, EDM टाइप हो, या इंडक्शन मीटर हो, यहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर हो, या कई जो नहीं पढ़े वो भी आपके कौन से हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रिक है। लेकिन ये जो CRO है ये इलेक्ट्रिकल आपका नहीं है। मतलब सारे मेजरमेंट डिवाइसेस जितने भी मीटर आए थे, ये जो मीटर है ये कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर है। इलेक्ट्रिकल मीटर और इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर में क्या डिफरेंस आता है? जैसे इलेक्ट्रिकल मीटर जितने भी अभी तक हम देख रहे थे कुछ डिफ्लेक्शन देते थे, उन पॉइंट्स के थ्रू हम देख देख कर बता देते थे, वो सारे कौन से में आते थे? इलेक्ट्रिक। तो ये ऐसा कुछ नहीं देगा। ये क्या करेगा आपको, इसके अंदर एक स्क्रीन होगी सामने, उस स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा पैटर्न्स। जैसे कोई भी पैटर्न साइनोसॉइडल का आ रहा है तो साइनोसॉइडल का मिल जाएगा, नॉन साइनोसॉइडल का आ रहा है तो नॉन साइनोसॉइडल, सर्कल का है तो कुछ सर्कल मिल जाएगा। मतलब कुछ पैटर्न देखने को मिलेंगे, उसी के बेसिस पे हम अंदाजा लगाएंगे कि क्या है, मतलब साइनोसॉइडल है, फेज डिफरेंस कितने का है, वोल्टेज को मेजर करेंगे या करंट को। ये ठीक है ना? इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो CRT होता है। CRT क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, चलिए लिख लो, मेन कंपोनेंट इज CRT। मेन कंपोनेंट इज CRT, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे RAY जी, क्या CRT है ना, ट्यूब, TUBE ट्यूब। ठीक है नो। अब CRT एक ट्यूब आएगी, जैसे मान लो ये आपके ऐसे कुछ ट्यूब रहने वाली है। अब इस ट्यूब के अंदर इस साइड मान लो कि एक साइड में आपकी स्क्रीन आ जाएगी और बाकी साइड से कुछ प्रोसेस होगा। मेनली ट्यूब है, वो प्रोसेस पूरा डायग्राम में भी बना लेंगे। तो कैसे कैसे ये प्रोसेस होने वाला है, तो CRT के अंदर भी कुछ आएगा क्या और कोई कंपोनेंट? नहीं, वो सब तो होंगे। CRT में मेनली जैसे 3 कंपोनेंट होंगे, तो उसका एक बार लिख लो, मेन कंपोनेंट्स ऑफ CRT। मेन कंपोनेंट्स ऑफ CRT, नंबर 1, मेन कंपोनेंट ऑफ CRT नंबर 1, इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन एंड सेकंड डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स एंड थर्ड इज स्क्रीन ऑफ CRO। स्क्रीन ऑफ CRO। तो एक तो आ गया आपका इलेक्ट्रॉन गन, एक आ गया डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, एक आ गया स्क्रीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन के नाम से क्या समझ रहे हो? मतलब इलेक्ट्रॉन एक तरीके से इलेक्ट्रॉन गन है, तो उससे क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। डिफ्लेक्टिंग प्लेट जो आएंगी वो भी कहीं आएंगी, यहाँ कहीं पे 2 आने वाली, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल वाली। तो इन सब से भी आगे कुछ प्रोसेस करेंगे हम। जैसे आपको मान लो कि इस चीज को हम बड़ा छोटा करके देखते हैं ना वाइड के अंदर, वो सब ये प्लेट्स ही काम में देने वाली है, वो आगे देख लेंगे। तीसरी चीज क्या होती है? स्क्रीन। तो ये 3 चीजें काम में आने वाले CRT के अंदर। तो CRT में पहली होगी इलेक्ट्रॉन गन, दूसरा डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हो गई, और तीसरी स्क्रीन ऑफ CRO। क्या हुआ? चलो पहले इलेक्ट्रॉन गन के अंदर क्या क्या आएगा उसका भी लिख लो। नंबर 1 हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या क्या आता है इलेक्ट्रॉन गन के अंदर?
तुम्हारी साल भर ही तबीयत खराब रहती है क्या? ये आपकी कुछ कैथोड रे ट्यूब बना रखी है हमने, एक ट्यूब शेप बनाई है। आप कोई भी शेप दे सकते हो, ये कोई ऐसे कंपलसरी नहीं है कि आपको भी ऐसा ही देना है। ये जो है ये आपकी आ गई स्क्रीन। ये क्या आ गई? स्क्रीन। अब ये जो स्क्रीन है ये पूरी की पूरी ऐसा नहीं कि विजुअल होगी। एक जैसे जो ह्यूमन देख पाएगा वो पूरी की पूरी स्क्रीन को नहीं देख सकता। हम जैसे देखने को तो आप पूरा डिजाइन कर सकते हो, लेकिन जो डिजाइनिंग के पार्ट में आएगी वो हाफ ही आएगी। मीन्स हाफ पोर्शन के अंदर ही आपका जो व्यूइंग स्क्रीन होगी ना, जिसको मतलब देख सकते हैं, वो थोड़ी बहुत होगी। बाकी जो बची हुई होगी उसको नॉन व्यूइंग स्क्रीन बोल देंगे। ठीक है। अब पहला वाला क्या था? इलेक्ट्रॉन गन। तो इलेक्ट्रॉन गन में क्या क्या आता है? इलेक्ट्रॉन गन में जैसे मान लो आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाने हैं, तो एक तो सबसे पहले आपको जो जरूरत पड़ने वाली है वो है हीटिंग एलिमेंट। ठीक है। उसमें लिखो नंबर 1 हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट। हाँ। ये जो मैंने अभी शेप बनाई है ये एक्चुअल में क्या है? हीटिंग एलिमेंट है। ठीक है। जैसे मान लो आप इस पिन पे सप्लाई दोगे या कुछ भी अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा? हीटिंग एलिमेंट में बेसिकली क्या, वोल्टेज अप्लाई होगा। वोल्टेज आएगा तो करंट आएगा, करंट आएगा तो हीटिंग आएगी। आपका हीटर भी जानते हो आप बेसिकली। तो हीटिंग एलिमेंट आ गया ये। नाउ सेकंड आपको जो जरूरत पड़ने वाली है वो क्या पड़ेगी? कैथोड या एनोड? कैथोड। कैथोड। सेकंड लिखो कैथोड। इलेक्ट्रिक पहले तो लिख लिया हीटिंग एलिमेंट, थर्ड सेकंड लिख लिया कैथोड। कैथोड लिख लिया। नो, कैथोड की जो शेप है वो थोड़ी सी आपकी होगी सिलेंड्रिकल टाइप में। ये आपका क्या, ये वाला तो कौन सा है? हीटिंग एलिमेंट। और ये आपकी कैथोड हो गया। हीटिंग एलिमेंट आपका हीट देगा, कैथोड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाएगा। लेकिन कैथोड की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? बेसिकली बात ये है, जैसे जो अगर आप नॉर्मल वे के अंदर चलोगे तो नॉर्मल वे के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ऐसे नहीं हो पाएंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा लेकिन ना तो उनकी कुछ क्वांटिटी होगी ना उनकी कोई स्पीड होगी। जो कैथोड है आपका एक मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर भी आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा देगा। मींस आपके पास ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं है तो भी कैथोड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा देगा। नो, इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो होना स्टार्ट होंगे और स्क्रीन के ऊपर जाके टकराएंगे। टकराएंगे तो वहां पे कुछ वेव शेप आपको दिख जाएगी। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो आता है आपका, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो कुछ ना कुछ मतलब इफेक्ट पड़ने वाला है वहां पे, तो वो आपको दिखेगा। तो इसी बेसिस के ऊपर चलता है। अब इसके अंदर आ जाते हैं जैसे थोड़ा एडवांस लेवल पे जब हम चलते हैं। बेसिक तो आपका इतना ही है फंडा। नॉर्मल आप अप्लाई करो वोल्टेज, हीटिंग एलिमेंट है, कैथोड लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन को वहां बमबारी होगी, एक तरीके से इसको बमबारी बोलते हैं ना, तो वो होगी। और उससे यहाँ पे जो भी आपकी स्क्रीन होगी, चलो स्क्रीन ऐसे ऐसे बना देते हैं, ये आपकी व्यूइंग स्क्रीन हो गई एंड दिस इज नॉन व्यूइंग स्क्रीन। इस स्क्रीन के अंदर आपको ऐसे कुछ लाइनें देखने को मिलती है, ग्राफ आता है ना वैसी शेप। और इसी के अंदर आपकी वेवफॉर्म अपीयर हो रही होती है, जहां पर भी
एक आपकी एक्स एक्सेस होगी, जैसे मान लो कि एक किसी को भी चूज कर लो, इसको एक्स एक्सेस मान लो और ये वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस इसमें मेनली टाइम होता है और वाई एक्सेस एम्पलीट्यूड, मतलब कितने टाइम में कितनी वैल्यू आ रही है। जैसे मान लो वोल्टेज आ रहा है तो इस टाइम के ऊपर कितने टाइम के अंदर कितना वोल्टेज अपीयर हो रहा है। ये क्लियर है। एक्स किस चीज को डिनोट करेगा, टाइम को कर देगा, वाई आपका एम्पलीट्यूड को कर देगा। और क्या क्या जरूरत पड़ता है आपको। कई बार एक चीज बताओ, अगर आपने कैथोड आपका इलेक्ट्रॉन को उधर सेंड करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को सेंड करेगा तो आपका ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर उधर चले जाएं, इधर उधर भी जा सकते हैं। तो इधर उधर जाने को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा। पाथ तो प्रोवाइड करा रखा है आपने, ट्यूब बना रखी है, लेकिन वो इधर भी तो जा सकते हैं थोड़े बहुत, राइट लेफ्ट साइड चले गए, राइट साइड चले गए, तो उससे बचाने के लिए क्या करोगे। नहीं वो लगाते हैं, सही है। अगर एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे कोई ग्रिड टाइप बना दूं, ठीक है, मींस प्लेट ही मान लो आप, ये प्लेट ही है। अब अगर मैं इसको पॉजिटिव चार्ज दे दूं तो क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उसके पास जाने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया तो, अगर मैंने इसको नेगेटिव चार्ज दिया तो क्या होगा, इसके पास इधर जा सकते हैं ये, ना इधर जा सकते हैं, ये कहाँ जाएंगे, एकदम एक ही पास बचेगा इनके पास स्ट्रेट जाने का, उसके अलावा कहीं नहीं जाते। तो हम ये एक चीज और काम में लेते हैं, तो थर्ड पॉइंट लिखो, दो तो आपने लिख लिया, कंट्रोल ग्रिड। थर्ड लिखो कंट्रोल ग्रिड, ठीक है। एंड फोर्थ लिखो प्री एंड पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड। प्री एंड पोस्ट, प्री एंड पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड, प्री एंड पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड। एंड फिफ्थ लिखो फोकसिंग एनोड, फोकसिंग एनोड। तो ये वाली कौन सी हो गई आपकी, कंट्रोल ग्रिड। बेसिकली जैसे आप निकल वगैरह काम में ले लो यहाँ पे, ठीक है, निकल वगैरह काम में ले सकते हैं। नो नो, और क्या था प्री, एक क्या था प्री एंड पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड। ये वाला आपका कैथोड है, हमें प्री एंड पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड बनाने हैं। ये तो आपका बन गया एक प्री, अभी इनका पता चल जाएगा इनसे होगा क्या। देखो सारी चीजें सब में काम में नहीं लेंगे, सारी चीजें सब में काम में नहीं लेते हैं। जैसे कई मान लो सस्ते वाले भी आते हैं, कई महंगे वाले भी आते हैं, हर एक फैसिलिटी उसी में प्रोवाइड कराई जाती है जहाँ पैसे ज्यादा हो। ये वाला आपका हो गया प्री एक्सेलरेटिंग, ये वाला आपका कैथोड है, तो ये कौन सा एनोड, 1500 वोल्ट के आसपास इसको देते हैं। और ये है आपका पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड। और एक कौन सा बताया था, फोकसिंग एनोड।
फोकसिंग एनोड, ये 1500 वोल्ट देते हैं इनको, इसका 500 वोल्ट के आसपास रखते हैं। हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज होता है तो कुछ बनेगा, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप में कुछ बनेगा स्ट्रक्चर। बेसिकली तो ये वाला तो काम आपका हो गया, ठीक है। दूसरा, पहला वाला तो क्या था, इलेक्ट्रॉन गन। तो इलेक्ट्रॉन गन में कौन कौन से आगे, हीटिंग एलिमेंट, कैथोड आ गया, कंट्रोल ग्रिड, प्री एंड पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड, एंड एक आ गया आपका फोकसिंग एनोड। अब दूसरा है डिफ्लेक्टिंग प्लेट, डिफ्लेक्टिंग प्लेट। डिफ्लेक्टिंग प्लेट, डिफ्लेक्टिंग प्लेट में दो प्लेटें होंगी, एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेट, एक वर्टिकल प्लेट। नंबर 1 लिख लो, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट एंड सेकंड वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। एक्चुअली यहां तो जैसे ये वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पुट करेंगे हम, और यहां पे आप करोगे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, and this is horizontal deflecting plate, ठीक है। एक सेकेंड। और तीसरा कौन सा आता है, इलेक्ट्रॉन गन हो गया, एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट होगी, और तीसरा क्या था, स्क्रीन। स्क्रीन नॉर्मल आपकी ये आई रखी है, ठीक है। इसको बनाओ, क्या हुआ, या इनके साथ में वोल्टेज लिख लेना, चाहे इसके 1500 वोल्ट, 500 वोल्ट, और ये भी 1500 वोल्ट, पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड। कैथोड में क्या, बेरियम ऑक्साइड और स्ट्रोंटियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है, जिस वजह से थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर भी ये फ्लो करा देंगे।
जो स्क्रीन है उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक्स पे लिख लेना टाइम और वाई पे एम्पलीट्यूड। और वैसे ये डायरेक्टली वोल्टेज को मेजर करता है, करंट को नहीं कर पाता। सिंपल सा रीजन है, आप यहाँ पे वोल्टेज ही अप्लाई कर सकते हो, वोल्टेज ही करोगे जो भी पिन है। हाँ, ये मत सोचना कि एग्जैक्टली भी आपको ऐसा ही दिख रहा होगा। जो आपने देखा होगा, मैं तो ये स्ट्रक्चर बनाया कि पिन ट्यूब ऐसी होती है, देखोगे तो वो डब्बा सा मिलेगा आपको, डब्बे के अंदर यही पैटर्न मिलेगा सीआरओ। चला के देखा है आपने? देखा ही नहीं। जैसे वो मूवीज में मेडिकल लाइन में भी देखते हैं ना, वैसे वो डब्बा सा रखा हुआ था, वैसा ही आता है वो सीआरओ जिसमें वो पल्सेस चल रही होती हैं। मतलब दूसरा वाला देखा होगा तुमने। हाँ। हम्म। हाँ, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ये दोनों हॉरिजॉन्टल है। कंट्रोल ग्रिड को अगर हम नेगेटिव देंगे सप्लाई, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका रुकेगा नहीं, वो सीधा चला जाएगा। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव दिया कंट्रोल ग्रिड को, तो गड़बड़ हो जाएगी, वो सारे इलेक्ट्रॉन यहीं आ जाएंगे। तो ऐसे दोनों मोड में चाहो तो काम में भी लिए जा सकते हैं, आपको कुछ डिस्प्ले ही नहीं करवाना, तो कंट्रोल ग्रिड को कंट्रोल करने का काम, उसको पॉजिटिव दे दो, सारे इलेक्ट्रॉन वहीं आ जाएंगे। ठीक है। पूरे को एक साथ रटने की कोशिश मत करना। देखो, सबसे पहले पिन पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई किया, ये बेस है, नॉर्मल हीटिंग एलिमेंट है, हीट आ रही है। कैथोड क्या करेगा, एक मॉडरेट टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा देगा स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर फ्लो होते आपका सीआरओ वर्किंग में आ गया बस। इलेक्ट्रॉन अगर जैसे मान लो, इलेक्ट्रॉन्स का जो फिजिक्स आती है उसके अंदर वो बताते हैं ना कि अगर इलेक्ट्रॉन को आप डिस्प्ले कराओगे तो उनको सिर्फ देख ही सकते हैं वहां। जैसे इलेक्ट्रॉन को वैसे नहीं देखा जा सकता, सिर्फ उनकी एक चमक जो गोल्ड शीट के ऊपर ऐसे डालते हैं तो वो चमक ही देखी जा सकती है। तो उसी, जब इस प्लेट के ऊपर आप डालोगे तो उसी चीज को यहाँ पे देखा जाएगा। नाउ प्रॉब्लम आती है सबसे पहली कि ये इलेक्ट्रॉन कुछ इधर उधर भी रुक रहे हैं, मतलब पूरे के पूरे पास नहीं हो रहे। अगर कहीं कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, तो उस चीज को रोकने के लिए कि सारे इलेक्ट्रॉन वहां तक स्क्रीन तक आपके पहुंचे, हम क्या करेंगे, कंट्रोल ग्रिड काम में लेंगे। कंट्रोल ग्रिड को आप कौन सी चार्ज दोगे, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज देने से क्या होगा, वो मतलब अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव को नेगेटिव तो रिपल करता है, तो वो तो भेजेगा इसको। अब एक ही पाथ इनके पास बच रहा होता है, वो बचता है स्क्रीन पे जाने का। ठीक है। एक प्री एक्सेलरेटिंग एनोड और पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड आएंगे आपके पास में। ये एक्चुअल में क्या होगा, आपको एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएंगे। जैसे प्री एक्सेलरेशन है, वही जो आपके इलेक्ट्रॉन सारे उनको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाया। पोस्ट एक्सेलरेशन एनोड जो है एक्चुअल में वो थोड़ी ब्राइटनेस, जो ट्रेसेस की, जो भी ट्रेसेस आएंगे ना इलेक्ट्रॉन के, उनकी ब्राइटनेस को बढ़ाने का काम करेगा पोस्ट एक्सेलरेशन एनोड। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन तो आया, लेकिन वो यहाँ पे टकराया भी, लेकिन आपको दिखाई नहीं दिया। इलेक्ट्रॉन दिखते नहीं है, इलेक्ट्रॉन को किसी ने देखा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन अगर आया, ट्रेस ट्रेस हुआ, लेकिन उस ट्रेस की कोई ब्राइटनेस ही नहीं थी, उसको आपको दिखाई नहीं दिया, तो वेव फॉर्म तो बनने से रही। तो ये काम करता है पोस्ट एक्सेलरेशन एनोड की, उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाता है। फोकसिंग एनोड क्या करेगा, जैसे मान लो ये 1500 पे, ये 1500 पे, ये क्या है 500 पे, तो ये चार्ज इसको सेंड कर रहे होंगे दोनों, तो ये फोकस बनाने का काम करेगा। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसी के ऊपर आएंगे, प्री और पोस्ट वाले दोनों के दोनों इस पे भेजेंगे, और ये फोकसिंग जो एनोड है
ये पूरा फोकस बनाएगा, ये सेंड करेगा सबको एक साथ, ठीक है। ये आपकी एक स्क्रीन होगी। ये प्लेट्स के बारे में अभी देखते हैं कि क्या होता है। बना लिया क्या? और वैसे जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन बोल लो या क्या बोलते हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह रहते हैं यहाँ पे, उनमें नहीं जा रहे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट आ जाता है, उसमें नहीं जाता है बेसिकली। जैसे इलेक्ट्रॉन आता है वो टकराता है, स्क्रीन के ऊपर आपको साफ नहीं दिखाई देता कई बार, तो जो ऑप्टिकल फाइबर होती है यहाँ पे, इस पे कोटिंग करते हैं एक्चुअल में, कोटिंग होती है फॉस्फर ब्रोंज की, यहाँ आपको एक कोटिंग भी मिल जाएगी। कोटिंग बेसिकली कुछ नहीं होती, ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए होती है, जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है उसको बढ़ाने के लिए। ये x टाइम है एंड दिस इज एम्पलीट्यूड। इसमें कोई भी आपकी शेप नजर आ सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसमें लिखो, इसमें थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग सिस्टम काम में लिया जाएगा। ये फोकसिंग सिस्टम देखो वोल्टेजेस पे काम करने वाला है अभी, तो वोल्टेज पे जो काम करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ जाता है थोड़ा। एट मॉडरेट टेम्परेचर, पॉइंट्स लिखो, एट मॉडरेट टेम्परेचर electron emitted from, at moderate temperature electron emitted from cathode, electron emitted from cathode, कॉमा लगा के, strikes on the screen of CRO, strikes, STRIKE, strike, KE, strike on the screen of CRO. Second point, in order to control the intensity of electron beam, in order to control the intensity of electron beam, in order to control the intensity of electron beam, क्या काम में लेंगे? हाँ, in order to control the intensity of electron beam, कॉमा लगा के, control grid is used, control grid is used। कैसे? ये दी ना कंट्रोल ग्रिड, कैसे कंट्रोल करोगे? जैसे आपके दिमाग में है कि मुझे सब कुछ डिस्प्ले करवाना है, आप इसको नेगेटिव चार्ज दोगे, अगर नेगेटिव चार्ज दिया तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने पास में नहीं बुलाएगा, सबको उधर ही सेंड करेगा, मतलब कोई भी इधर उधर नहीं जा पाएगा। आपके दिमाग में आ रहा है नहीं उधर तो मुझे कुछ फोकस ही नहीं कराना, आप क्या कर दोगे, इधर पॉजिटिव चार्ज दे दो, सारे इलेक्ट्रॉन यही आ जाएंगे, वहां कोई जाएगा ही नहीं एक तरीके से। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, इफ कंट्रोल ग्रिड इज गिवन टू, इफ हटा दो चलो, कंट्रोल ग्रिड इज गिवन टू नेगेटिव पोलैरिटी, कंट्रोल ग्रिड is given to negative polarity, is given to negative polarity, so that no electron stops, no electron stops, 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 मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन रुकेगा नहीं, and strike the screen, no electron stop and strike the screen, मतलब कोई रुकेगा नहीं तो सारे के सारे स्ट्राइक करने वाले हैं वहीं पे, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट, if positive potential is applied, if positive potential is applied, तो क्या मैं इसको कंट्रोल ग्रिड को कैप्चर्ड ग्रिड बोल सकते हैं? कैप्चर्ड ग्रिड बोल सकते हैं इस कंट्रोल ग्रिड को? बोलो। कैप्चर्ड ग्रिड का मतलब क्या होता है? एक तरीके से कैप्चर्ड का मतलब क्या होता है? पकड़ना, कैप्चर करना। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लो कैप्चर्ड ग्रिड। इफ पॉजिटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड, ब्रैकेट में कैप्चर्ड ग्रिड, कॉमा लगा के, whatever the electron gives by cathode, whatever the electron gives by cathode, कॉमा लगा के कैप्चर बाय ग्रिड, कैप्चर बाय द, कैप्चर बाय द ग्रिड, कैप्चर बाय द ग्रिड। कर लेगा ना, इसको बोल सकते हैं कैप्चर्ड ग्रिड। अब जैसे पूछा जाए कैप्चर्ड ग्रिड कब होता है? जब कंट्रोल, जो भी आपकी ग्रिड है उसको क्या चार्ज दे दो आप? पॉजिटिव चार्ज दे दोगे तो कंट्रोल कर सकता है। मतलब देखो, कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐसी कुछ चीजें आ जाती है उनमें कंट्रोल भी आपको अपने हाथ में भी रखना होता है। तो ये वही चीज है। अगर नेगेटिव चार्ज दोगे तो पूरे उधर की तरफ फोकस कर देंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज दोगे तो पूरे इसके पास में कैप्चर हो जाएंगे, उधर कुछ जाएगा ही नहीं। ये क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, electron have to make constant speed, electron have to make constant speed electron have to make constant speed in order to get, in order to get more brightness, in order to get more brightness in screen of CRO, more brightness in screen of CRO। तो इसके लिए क्या करते हैं? मतलब एक तो आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन की कांस्टेंट स्पीड हो जाए और ब्राइटनेस थोड़ी अच्छी मिल जाए। तो जो भी आपका फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर, उसके ऊपर फॉस्फर की कोटिंग कर दोगे आप। फॉस्फर की कोटिंग करने से थोड़ी स्पीड सही हो जाएगी, ब्राइटनेस वो ज्यादा दे देगा, सही दे देगा आपको। अगर स्पीड सही भी नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो भी आपको दे देगा। ठीक है, इसमें लिखो, CRO लिख लिया ना, आगे एरो लगा दो ऐसे, फिर आगे चलने दो। ऑप्टिकल 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 फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर having a layer of, optical fiber having a layer of phosphor, phosphor coating, phosphor coating, phosphor coating वैसे करती क्या है? जो काइनेटिक एनर्जी आती है ना, उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, उसको ये जो भी फॉस्फर की कोटिंग है, वो काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगी? लाइट एनर्जी में। तो आपकी ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ जाएगी। ब्रैकेट में लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी, इज कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी। नो, जो प्री एक्सेलरेशन एनोड है उस पे कितना वोल्टेज था? 1500। और फोकसिंग पे 500। और पोस्ट एक्सेलरेशन पे भी
1500 आपने अप्लाई कर रखा है, ये आपने लगा रखा है ऑलरेडी, उसको वोल्टेज दे रखा है। नाउ अब एक चीज बताओ, अगर ऐसा कोई सिस्टम होगा तो जो भी आपका फ्लो इलेक्ट्रॉन का हो वो कहां से होगा, 1500 से 500 या 500 से 1500? हायर टू लो। यही होगा। और इसका नो, ये वाले प्री वाले हैं, ये पोस्ट वाले हैं, और ये आपका फोकसिंग सिस्टम है। तो सारा का सारा आपको एक जगह पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा फोकसिंग सिस्टम पे? तो फोकसिंग सिस्टम से अब आप एक साथ सबको अप्लाई कर सकते हो जितना भी आपके पास आ रखा है। तो फोकसिंग सिस्टम का ये काम है। और ये जो पोस्ट एक्सेलरेटिंग सिस्टम है, इसका एक और आपका काम आ जाएगा, वो थोड़ा जो ट्रेसेस आएंगे आपके, जैसे मान लो जिनका नहीं जा पा रहे, दिख नहीं पा रहे, आ तो रहे लेकिन वो दिख नहीं पा रहा है, कौन नहीं आ रहा, तो उस अकॉर्डिंग करता है काम। ठीक है, ये एक्चुअल में कौन सा फोकस होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप है। जो फोकसिंग सिस्टम है ये कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वाला है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप है। इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसमें पता है ना डिफरेंस, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर आता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी है, वोल्टेज की वजह से मेनली। जो वोल्ट जो आपका मेन आता है ना कैपेसिटर, कैपेसिटर में कनेक्शन नहीं होता, बस एक साइड पॉजिटिव आ जाता है, दूसरी साइड नेगेटिव। ऐसा ही तो सिस्टम आता है, मतलब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो, बीच में कनेक्शन नहीं होता, बीच में तो सिर्फ डाई इलेक्ट्रिक भरा होता है। ठीक है, तो ये उसी अकॉर्डिंग हो गया। तो ये मेनली काम करता है, ये बना लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग सिस्टम इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग सिस्टम। तो जैसे क्वेश्चन बन सकता है सीआरओ में, कौन सा फोकसिंग सिस्टम हम काम में लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोकसिंग सिस्टम होता है वो थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए काम में नहीं लिया जा सकता। तुम्हारा कैसा हुआ पेपर? फिर क्या क्या आया था उसमें? आर्ट था। टेक्निकल कितना परसेंट था? 110 और नॉन टेक 90? फिर तो बराबर। नहीं, जब ये आ जाता ना थोड़ा हिस्ट्री वगैरह, तो वहां पे जो कई बैंक पटवारी की तो तैयारी करते हैं नॉन टेक के बैंक, वो भी आ जाते हैं फाइटिंग में बराबर। नीचे लिखो, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग सिस्टम भी आता है, वो यहाँ नहीं काम में ले रहे, वो थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए काम में नहीं लेते हैं, इसलिए इसको मतलब लॉन्गर टाइम के लिए वो नहीं चलता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिख लो, कांट बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, कांट बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम।
हालांकि इसमें थोड़ा रिजोल्यूशन आपको कम मिलने वाला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग सिस्टम के अंदर रिजोल्यूशन तो ज्यादा होता है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग सिस्टम अगर हम काम में लेते हैं, रिजोल्यूशन ज्यादा मिल जाता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में रिजोल्यूशन जो है वो आपका कम आएगा, चाहे लिख सकते हो लेस रिजोल्यूशन कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग सिस्टम। मतलब अपना वाला जो सिस्टम है उसमें रिजोल्यूशन कम होता है। रिजोल्यूशन का मतलब पता है? रिजोल्यूशन का बेसिक मीनिंग ये होता है, जैसे आपका वोल्ट मीटर जो इलेक्ट्रिकल, उसने रीड करेगा वो 12, ठीक है, लेकिन जो डिजिटल वाला है वो आपका रीड कर देगा आपका 12.44, तो उसका रिजोल्यूशन 2 आ गया, मतलब 2 डिजिट तक चला गया। अगर वो 3 डिजिट तक जाता तो 3 हो जाता, 4 डिजिट तक जाता तो 4 हो जाता। तो मीन्स एक प्रिसाइज मेजरमेंट जो आ जाता है वो इसके केस में थोड़ा अच्छा मिल जाता हमें, लेकिन ये थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए नहीं चलता है, तो वो काम में नहीं लिया। ये थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर उतरना हो जाता है वो बेसिकली। डीवीएम में आएंगे, ये डीवीएम जो होगा ना, डिजिटल वोल्ट मीटर आपका रिजोल्यूशन। हेडिंग मतलब हेडिंग क्या पॉइंट लिख लो, एक हीटिंग एलिमेंट टाइप कर लो, हीटिंग एलिमेंट के बारे में लिख लो। हीटिंग एलिमेंट it is used to heat up, it is used to heat up the cathode। हीटिंग एलिमेंट लिख लिया ना हेडिंग, it is used to heat up the cathode, कॉमा लगा के, कॉमा या फुल स्टॉप ही कर दो चाहे, इससे थोड़ा कैथोड हीटअप होगा, हीटअप होने से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बन जाता है। Now, इसी में आगे लिख लो फुल स्टॉप लगा के, द रिक्वायर्ड वोल्टेज अराउंड 6.3 volt, the required voltage around 6.3 volt, 6.3 volt, and required current 600 मिली एम्पियर, 600 मिली एम्पियर, 600 मिली एम्पियर। इसका इतना ही ध्यान रखना, हीटिंग एलिमेंट बेसिकली, हीटिंग एलिमेंट तो बहुत सारे जानते हो आप, जो भी मर्जी है वो काम में ले लो, बस ऐसा नहीं हो जैसे आप बोलो कि हीटिंग एलिमेंट के नाम पे बेसिकली लोग हीटर को जानते हैं जो हम घरों में काम में लेते हैं। काम में ले सकते हो लेकिन लॉन्गर टाइम के लिए चलना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो वही मेल्ट हो जाए, स्प्रिंग टूट गई बोला आपकी, तो अलग टाइप का थोड़ा सा सिस्टम काम में ले सकते हैं। लाइक चाहे आप रॉड आती है आपकी, लेकिन वो स्टैंड करनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो पिघल जाए वहीं के वहीं। क्या इक्रोम लेने को? हाँ, कोई कोई सा भी ले लो जो तुम्हारी इच्छा है, वो कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन स्टैंड रहना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो वहीं पे ही मेल्ट डाउन हो जाए। नेक्स्ट कैथोड, कैथोड हीटिंग एलिमेंट के बाद में कैथोड आया था ना, तो कैथोड की शेप कैसी आएगी? सिलेंड्रिकल। विथ कैथोड लिख लिया, इट इज इन सिलेंड्रिकल शेप, इट इज इन सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इसी में, एट द एंड ऑफ at the end a layer of at the end a layer of BaO, barium oxide or SaO, sorry SRO, SRO।
BaO बेरियम ऑक्साइड स्लैश SRO चलेगा एट द एंड, हाँ एट द एंड कॉमा लगा के ए लेयर ऑफ BaO बेरियम ऑक्साइड SRO स्लैश करके लिख लो, स्लैश लिख लो या ओल्ड करके लिख लो, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड SRO, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड is deposited in order to have high emission EMISSION, in order to have high emission EMISSION, emission of electrons, in order to have high emission of electrons at moderate temperature, at moderate 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 temperature, at moderate temperature। ये हो गया, मतलब हो जैसे मान लो हीटिंग कम हो रही है, टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, तो अगर बेरियम ऑक्साइड SRO जो स्ट्रोंटियम ऑक्साइड है, ये अगर आप काम में लोगे तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है आपको वो अच्छा मिल जाएगा। बेसिक यही है बस। नेक्स्ट कंट्रोल ग्रिड, कंट्रोल ग्रिड it is used to control the intensity of electron beam, it is used to control the intensity of electron beam, it is used to control the intensity of electron beam, for that which is given to negative potential, for that which is given to negative potential, comma which is given to negative potential, comma which is prepared by nickel material, which is prepared by nickel Ni material, मतलब Ni लिख लो, निकल को Ni लिखाया था ना मैंने उधर भी, हाँ निकल मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट प्री एंड पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड, प्री एंड पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, प्री एंड पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड। These are the anodes which are responsible for importing acceleration to, these are the anodes which are responsible for importing acceleration to the electrical beam, importing acceleration to the electrical beam। मेनली एक्सेलरेशन का मतलब तो पता ही है ना, एक्सेलरेट करना। एक्सेलरेट करने के लिए बेसिकली काम में लिया जाता है। और एक चीज भी याद रखना, सब में नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आप एडवांस CROs में जाओगे उन्हीं के अंदर मिलने वाला है, ऐसा नहीं कि सबके अंदर ही ये चीज मिल जाएगी। जो छोटे आएंगे जिनमें जरूरत नहीं है उनमें नहीं भी मिलेगा। जहां जरूरत पड़ेगी कि आपको एक्सेलरेशन बढ़ाना पड़ रहा है, वहीं पे इनको काम में लिया जाएगा। इसी में नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो,
पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड या पोस्ट एक्सेलरेशन एनोड, पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड is particularly used to increase the brightness of the traces of the trace TRACES of the traces is particularly used to increase the brightness of the traces 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 when the signal frequency are greater than are greater than 10 megahertz 10 megahertz। ठीक है, ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा देंगे। एक आता है फोकसिंग एनोड। फोकसिंग एनोड मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसा नहीं होगा कि आपको जैसे प्री एंड पोस्ट वाले फोकसिंग जो एनोड है ये सब में मिलेंगे। जो सिस्टम था आपका यहीं से इतने से में वर्क कर गया था कंट्रोल गेट से, तो बस इतना भी काफी रहता है। इनकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि कुछ सिग्नल आएंगे वो इन्हीं को दिए जाएंगे मेनली। और हाँ, स्क्रीन की तो जरूरत है ही, उसके बिना तो कुछ नहीं है ही नहीं। फोकसिंग में लिखो, दिस एनोड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर electrostatic focusing system. This anode is responsible for electrostatic focusing system now तो जो कैथोड रे ट्यूब है उसमें कौन सा फोकसिंग सिस्टम काम में लेते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं लेते। नेक्स्ट लाइन में लिख लो CRT ऑफ CRO, CRT ऑफ CRO, CRT कैथोड रे ट्यूब, CRO का पार्ट है ऑफ CRO uses electrostatic focusing system, electrostatic focusing system। तो मेनली कहाँ काम में लेंगे? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग सिस्टम काम में ले लो, ये थोड़ा लेबोरेटरीज वगैरह में काम में लिया जाता है। जैसे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, वहां पे मेनली जरूरत क्या पड़ती है? अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को एग्जैक्टली पूरे को ही देखना है, वहां फोकसिंग सिस्टम की ज्यादा जरूरत है कि पूरा का पूरा एक्सेलरेशन प्री और पोस्ट आपको एक्सेलरेट प्रोवाइड करा के फोकसिंग पे देंगे और फोकसिंग वाला उधर ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, तो इसी में आगे अलग से पॉइंट करके लिख लो, इन द नॉर्मल CRO which uses electrostatic focusing system कॉमा लगा के these are used in laboratories for scientific measurement एक आ जाता है आपका ड्यूअल बीम CRO। तो पानी देना है नॉर्मली। अच्छा चलो कोई नहीं, चल जाएगा।
वो तो सिंगल बीम था, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन गन थी। ड्यूअल बीम के अंदर आप एक काम कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन गन काम में ले लो और 2 आप इनपुट सिग्नल ले लो। जो आपके इनपुट सिग्नल आने वाले हैं ना, वो कहाँ आएंगे? जो भी ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं इनके ऊपर आएंगे, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन सिग्नल आएंगे, दोनों मिलाकर आपको वहां आउटपुट के अंदर शो करेंगे। और एक आ जाता है ड्यूअल ट्रेस। CRO, इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन बीम ले लो प्लस 2 इनपुट सिग्नल। ये बस नोट कर लो, इससे ज्यादा कुछ। चलो लिख ही लो यार, क्योंकि वरना ये होगा। ये क्या होगा? स्वीप वेव जनरेटर जानते हो? स्वीप वेव जनरेटर। अभी ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा एडवांस है, बस ये मतलब वो प्लेट्स वाला आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं करा रहा हूँ। बाकी इसका इतना ज्यादा यूज नहीं पड़ने वाला है। और मेनली जो अभी तक वर्किंग समझ में आ गई, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्या बन सकते हैं? जैसे एक, ये क्या हुआ? गया भाई, कोई नहीं, नहीं अपडेट नहीं हो, ऑटोमेटिक बंद हो गया। जैसे क्वेश्चन एक तो आपका कंट्रोल ग्रिड है, उसको अगर मान लो उसका यूज क्या है, ठीक है। वो मेनली जो भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसको कंट्रोल करता है। या तो वो उसको फ्लो करवा देगा, मतलब अगर आपने नेगेटिव चार्ज दिया तो खुद की तरफ कहीं भी इधर उधर इलेक्ट्रॉन को नहीं होने देगा, सीधा फोकस करवाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज उसको दे दिया तो वो अट्रैक्ट कर लेगा, सबको अपने पास में ही ले लेगा। तो कंट्रोल ग्रिड का काम हो गया। एक आ गया आपका फोकसिंग सिस्टम, कौन सा काम में ले, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। और एलिमेंट्स कौन कौन से काम में लिए जाते हैं, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन कई बार आया है। जैसे ये जो नाम आप देखे हैं, प्री एक्सेलरेटिंग वाला हो गया, पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड हो गया आपका, और कैथोड हो गया, इलेक्ट्रिक गन हो गए। तो ये सारे सिर्फ नाम भी वो दे सकता, चार जिनमें से एक ऐसा नाम आ जाए जो है नहीं, तो वो भी सेलेक्ट कर लोगे बेसिकली, ठीक है। ये वाले ड्यूअल ट्रेसेस वाले ये काम में नहीं, ये लिख लिया था ना ड्यूअल ट्रेस वाले, तो इसी में लिख लो ड्यूअल ट्रेस सीआरओ। जो स्वीप वेव जनरेटर है बेसिकली जनरेटर ही है, लेकिन ये अलग अलग, जैसे मान लो आपको फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल देगा। हमारा जो जनरेटर है नॉर्मल देता है, जैसे मान लो ऐसे सिग्नल्स ये दे रहा है कोई जनरेटर, वो स्वीप वेव होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली काम में लिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आते हैं बेसिकली, ये जो इनपुट सिग्नल मैं बात कर रहा हूँ ना, वो सिग्नल्स हैं। वो कहाँ देंगे? जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ही इनके ऊपर दिए जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसमें लिख ही लो, चलो मतलब अलग से ड्यूअल ट्रेस सीआरओ करके लिख लो, ड्यूअल ट्रेस सीआरओ, ड्यूअल ट्रेस सीआरओ। इन दिस सीआरओ, in this CRO, output of sweep wave generator in this CRO, output of sweep wave generator is connected to horizontal deflecting plate. Is connected to horizontal deflecting plates. स्वीप वेव जनरेटर का तो जो भी आपने सिग्नल दिया वो दे दिया हॉरिजॉन्टल को, ठीक है।
कॉमा लगा के लिखो, देयर आर टू इनपुट सिग्नल्स, there are two input signals comma are giving to vertical deflecting plate, are giving to vertical deflecting plate with the help of multiplexer circuit, with the help of multiplexer circuit, multiplexer, हाँ multiplexer circuit. नेक्स्ट लाइन में लिखो, द टू इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसीज आर, the two input signal frequencies are exactly equal and half of the frequency of sweep wave generator, and half of the frequency of sweep wave generator. Are exactly equal and half of the frequency of sweep wave generator. तो दो चीजें आ गई, एक तो आपके स्वीप वेव जनरेटर है, स्वीप वेव जनरेटर का जो आउटपुट है, मतलब जो स्वीप वेव जनरेटर जो भी सिग्नल आपको देगा वो कहाँ दोगे आप, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे, और जो इनपुट सिग्नल है वो कहाँ दिया जाएगा, वर्टिकल प्लेट्स के ऊपर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो दोनों इनपुट सिग्नल है उनकी तो रहेगी सेम, जो इनपुट सिग्नल दो दिए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या जाएगी, सेम, लेकिन अगर स्वीप वेव जनरेटर की फ्रीक्वेंसी से उनको कंपेयर करोगे तो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, स्वीप वेव जनरेटर की कंपेयर हाफ होगी। ये क्लियर है, बस इतना सा इसके अंदर ध्यान रख लो। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट्स का भी क्लियर हो गया फंडा। एक चीज और याद रखना, वैसे पूछता नहीं है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है ये रखी हुई वर्टिकल पोजीशन में रहती है, और जो वर्टिकल प्लेट है वो रखी हुई हॉरिजॉन्टल प्लेस पे रहती है, मतलब अंदर। हम तो क्या ट्यूब को वैसे बीच में से बना रहे हैं, साइड व्यू देखना है, एग्जैक्ट सिचुएशन तो अलग जानी है। तो इनका जो प्लेसमेंट है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है वो रखी हुई कैसे रहती है, वर्टिकली रखी हुई रहती है, और जो वर्टिकल प्लेट है वो हॉरिजॉन्टली रखी हुई रहती है, बस ये याद रखना। मतलब प्लेसमेंट इनका थोड़ा सा अलग है, चाहे साइड में लिख लेना, बाकी नहीं पूछेगा, ये डिटेलिंग क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा। अब कर लेते हैं, एक मेजरमेंट आ गया, ठीक है, मेजरमेंट करा ही देते हैं। चलो भाई देखो, मेजरमेंट ऑफ सीआरओ। मेनली क्वेश्चन मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी से आएंगे, लेकिन मैं ये तीन भी बता ही देता हूँ, वोल्टेज वाला भी और करंट वाला भी बता देते हैं, फेज का भी बता ही देते हैं। चलो क्या क्या मेजर कर सकते हो सीआरओ से आप, वोल्टेज कर सकते हो, करंट कर सकते हो, और फ्रीक्वेंसी भी कर सकते हो, ठीक है, और फेज एंगल, फेज एंगल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, फेज एंगल भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फेज एंगल, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तक कि ये भी कर सकते हो। बस एक चीज मेजर नहीं कर सकते, वो क्या है, पावर। करंट है, डायरेक्टली मेजर नहीं करेगा सीआरओ, कभी भी याद रखना, डायरेक्टली ये सिर्फ वोल्टेज को ही मेजर करेगा, लेकिन वोल्टेज को जहां कर जाता है हम करंट से भी करवा लेंगे, लेकिन पावर को ये कभी भी मेजर नहीं करने वाला है। तो सीआरओ का ये चीज याद रखना, ये लिख लो, बाय यूजिंग सीआरओ, बाय यूजिंग सीआरओ we can measure voltage, comma current, comma frequency, comma time period,
ठीक है, बट नॉट पावर, बट नॉट पावर, बट नॉट पावर को याद रखना कि पावर को मेजर नहीं कर सकता। तो सीआरओ का आपसे पूछा जाएगा सीआरओ किस किस को मेजर कर सकता है, तो वहां एक ऑप्शन में पावर भी दे देगा, तो पावर को टिक करना है कि पावर को ये मेजर नहीं कर सकता, नंबर 1। अब लिखो वोल्टेज मेजरमेंट, वोल्टेज मेजरमेंट। ये कम कैसे होगा भाई? चलो कोई नहीं। नो, ये आपका, ये वाली कौन सी एक्सेस है? एक्स एक्सेस, एंड दिस इज वाई। वाई देती है एम्पलीट्यूड एंड एक्स देगी टाइम। तो आपको टाइम के रेस्पेक्ट के अंदर वेवफॉर्म मिल रही है। तो वोल्टेज मेजरमेंट कैसे करोगे? ये आपको दो वैल्यूज दे देगा, एक तो ये वाली आप वहां पे मेजर कर सकते हो, यहाँ पे टाइम आ रहा होगा, एक तो ये वाली और एक नीचे वाली, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज टू वोल्टेज, ये कौन सी होती है? ये आपकी, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, वोल्टेज पीक टू पीक वोल्टेज है, पीक टू पीक वोल्टेज है। अगर आपको एसी दे रखा है तो आपको क्या चाहिए? आरएमएस क्वांटिटी। कैसे निकालोगे? पीक टू पीक वैसे होती क्या है? 2 VM। मतलब जैसे यहां से लेकर यहां तक 10 वोल्टेज है, ये भी 10 वोल्टेज ही होगा, ठीक है। तो वी पीक टू पीक आएगा आपका 20, यहां से लेकर यहां तक, तो वो तो आपको 20 शो करेगा। तो आपको निकाल लेना है, जैसे मान लो वीएम पूछे कि पीक वैल्यू क्या होगी, तो जो भी वैल्यू वहां पीक टू पीक आ रही है उसको डिवाइड कितने से कर दोगे? 2 से कर दोगे, ठीक है। और अगर आपसे आरएमएस पूछा जाए तो आरएमएस क्या होता है? VMI√2। वीएम की जगह पे पीक टू पीक की वैल्यू आएगी, तो क्या लिखूं मैं? VRMS=V पीक टू पीक अपॉन 2√2 आ जाएगा ना। वीएम मींस VRMS निकल जाएगा, V पीक टू पीक अगर वैल्यू आ जाती है तो अपॉन 2√2। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, आपको पता है पीक टू पीक होता है 2 VM, वहां से पहले VM निकाल लो फिर VRMS निकाल लो। ये हमने नेटवर्क में ऑलरेडी किया हुआ है। एक क्वेश्चन में पीक टू पीक वैल्यू ली थी हमने, सेलेक्ट करी थी, वहां से आप पहले VM निकाल लाए, VM को बस यहाँ पुट करके RMS निकाल लिया और कैलकुलेट कर लिया। तो ऐसे फॉर्मूले रटने मत बैठ जाना, क्योंकि बुक्स में मिलने को तो मिल जाएंगे, और इसीलिए लिखा ही रहा हूँ कि ठीक है। ये क्लियर है? ये लिखाने का रीजन ऐसा आता है, कई बार कई बच्चे आ जाते हैं, बोले सर एक सर ने हमारे को डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था और यहाँ पे हमें मेहनत करनी पड़ी, बोले इससे आंसर फिर जल्दी आ जाते हैं ना।
तुम रटोगे जितने फॉर्मूला को, आंसर तो थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा, लेकिन बस रटने की फिर कैपेसिटी होनी चाहिए। इसलिए ये अगर रटने की कैपेसिटी है तो रट सकते हो, बाकी नॉर्मल समझ के कर लो कि पहले वीएम निकाल लो। जैसे पीक टू पीक है, डबल का हाफ करोगे तो वीएम आ गया, वीएम आ गया तो आरएमएस डायरेक्ट आ जाएगा ना, वीएम/√2। बस तो समझ के करोगे तो भी स्पीड उससे फास्ट बच जाएगी, जो भी रट के करते हैं उनसे, हमेशा याद रखना। तो इस तरीके से वोल्टेज मेजरमेंट हो जाता है आपका। ये एक्स वाले डब्बे हैं और ये वाई वाले। ये डब्बे आपके सेंटीमीटर के अंदर मिलने वाले एक तरीके से। ये डब्बे आपके कैसे मिलेंगे? सेंटीमीटर के अंदर मिलेंगे। एक बार चाहे बनाना चाहो जल्दी से थोड़ा सा डब्बा टाइप बना लो। इसमें आगे लिख लो CRO ऑलवेज मेजर पीक टू पीक वोल्टेज। जो वोल्टेज मेजरमेंट के आगे एरो होगा ना कुछ, उसके आगे लिख लो CRO ऑलवेज मेजर्स पीक टू पीक वोल्टेज। CRO ऑलवेज मेजर्स पीक टू पीक जैसे ये एक डब्बा अगर 1 सेंटीमीटर का, तो एक्स एक्सिस पे मैंने 10 डब्बे लिए हैं, तो कितने के बन जाएंगे? 10 सेंटीमीटर। इंटू वाई एक्सिस पे कितने डब्बे हैं? 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर, 8 भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एम्पलीट्यूड। तो एक्स एक्सिस डब्बा वाला आ गया, वो टाइम के लिए आ जाता है, वाई वाला एम्पलीट्यूड के लिए आ जाता है। यहाँ सिर्फ इतना ही बनाना है, बाहर लाइनें मत निकालना। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका 1 डिवीजन बनता है, और हॉरिजॉन्टल कितने डिवीजन बन रहे हैं? 10। यहाँ से लेकर यहाँ तक, चाहे गिन सकते हो, काउंट कर लो 10। ये एक्स्ट्रा लाइन मत रखना, ऊपर नीचे मत रखना, बस इतना क्लोज में ही बना लो चाहे। डिवीजन, DIV डिवीजन। जैसे आपसे कोई टाइम पूछे, टोटल टाइम ऑन एक्स एक्सिस, तो टाइम कौन सा होगा? ये टाइम पीरियड हो गया। हाँ, टाइम पीरियड ही समझ लो। टाइम पीरियड तो ऐसे अलग है, मतलब टाइम ऑन एक्स एक्सिस मतलब ये जो वेव फॉर्म है जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं पर कब तक चलेगी, तो वो एक आपसे एक टाइम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो कैसे निकालोगे? अगर मान लो आपको कोई एक डिवीजन दे दिया गया, एक डिवीजन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी एक्स एक्सिस पे बात कर रहा हूँ, वाई एक्सिस पे भी पूछ सकता है वो, एक्स एक्सिस पे पूछा तो वो आपको एक्स एक्सिस का एक डिवीजन देगा, जैसे एक्स डिवीजन की एक वैल्यू देगा।
मतलब जो भी एक डिवीजन है उसकी वो आपको वैल्यू दे देगा। नाउ वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी x, ये आ जाएगी x क्या है, टाइम को बताता है, तो सेकंड पर सेंटीमीटर, या फिर टाइम एक्चुअल में मिली सेकेंड में चलता है, क्योंकि एक वेव फॉर्म को आने में जैसे तुम सोचो कि 1 सेकंड लगता है क्या, हमारी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो 1 सेकंड में तो पता नहीं कितना आ जाता है, तो लगभग मिली सेकंड या जो भी आपको देगा वो तो यहाँ दे देगा, बस ऊपर आपको सेकंड दे देगा, नीचे सेंटीमीटर देगा, और वो आपसे पूछेगा कि टाइम टी की वैल्यू बताओ, कि जो भी एक वेवफॉर्म आपकी कंप्लीट हो रही है उसका टाइम पीरियड है, टाइम कितना है कंप्लीशन के अंदर, तो वो कैसे निकालोगे, आपको कुछ नहीं करना, एक्स डिवीजन को लेना है, जो भी वैल्यू उसने दी है, इनटू टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवीजन, मींस एक्स डिवीजन है, जैसे आपको कुछ वैल्यू दे दी, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं 5 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर, ये एक डिवीजन की वैल्यू है, 5 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर। अब आपको इसका पूरा टाइम बताना है एक्स एक्सेस के ऊपर एक का, तो कैसे बताओगे, 5 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर इंटू टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवीजन कितने हैं 10, तो 10 सेंटीमीटर से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 5 मिली सेकेंड आ जाए, मतलब जैसे 10 सेंटीमीटर से आप मल्टीप्लाई करोगे मतलब सॉरी सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 ये बचा 50 मिली सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा, तो कर सकते हो, बाकी ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं हो बेसिकली, नहीं पूछता है, ऐसे वाई एक्सेस का भी आएगा, एक बार लिख लो इसको, मतलब टोटल टाइम ऑन एक्स एक्सेस, इसको चाहिए देख लो, टोटल टाइम ऑन एक्स एक्सेस, एग्जाम्पल करके लिख लेना कि x जो दिया गया है आपको 5 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर दिया था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन 10 थे, तो ये जो टोटल टाइम ऑन एक्स एक्सेस है वो इतना आ जाएगा 50 मिली सेकेंड, जितने भी डब्बे आएंगे काउंट कर सकते हो ना, देखो दो मेथड है, एक खुद से कर लो, एक वहां पे ही आप कुछ और इंटेलिजेंस लगा लो, मीन्स यार ऐसा ही नहीं कि अभी यहाँ तक ही लिमिट है, बहुत एडवांस लेवल तक मेडिकल साइंस आ गई, उसमें तो और पूरे पैटर्न्स आपको वहीं पे रीडिंग बता सकता है, मतलब खुद ही कंप्यूटर आपको इंटेलिजेंस समझ के जवाब दे देगा कि ये पैटर्न आ रहा है, या आप खुद से काउंट कर सकते हो, ठीक है, ये एग्जांपल चाहे साइड में लिख लेना, हो गया। उसी तरीके से आपको हो सकता है कि वाई डिवीजन की वैल्यू मिल जाए, तो जो वाई डिवीजन की अगर वो आपको वैल्यू देगा, वो क्या देगा, किस में देगा, वैसे सही है, वोल्ट पर सेंटीमीटर, वाई डिवीजन की आपको वोल्ट पर सेंटीमीटर में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे टोटल टाइम पूछता था, वाई एक्सेस के लिए क्या पूछेगा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, तो कुछ नहीं करना, वाई डिवीजन इनटू, यहाँ क्या करते थे, टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवीजन, यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल डिवीजन, जैसे इसके अंदर वर्टिकल डिवीजन कितने हैं, 1 2 3 4, चार, जैसे 1 2 3 4, 4 ही तो है, 4 ही है, तो आपको वाई डिवीजन की उसी तरीके से एक्स डिवीजन की वैल्यू मिली है, वैसे ही जैसे मान लो हम ले लेते हैं 8, वाई डिवीजन की वैल्यू में ले रहा हूँ 8 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो 4 डिवीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सेंटीमीटर का है तो ये 32 वोल्ट आ गया, पीक टू पीक।
यही है वो जो वोल्टेज वो जो सीआरओ देता है एम्पलीट्यूड। ये 32 वोल्ट मतलब अगर जैसे मान लो एक डिवीजन के अंदर आपको 8 मिली वोल्ट कर लो, क्योंकि वोल्ट ज्यादा हो जाता है तो बाकी वोल्ट भी दे देगा। जैसे मान लो 8 मिली वोल्ट एक दे रहा है, 16 मतलब कि फिर 24 32, तो टोटल मिला के पीक टू पीक आपको 32 शो करता है एम्पलीट्यूड वाइज। ठीक है। हो गया। नाउ फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालनी हो तो टोटल टाइम ऑन एक्स एक्सेस, जो वेवफॉर्म एक्स एक्सेस पे कितनी देर के लिए रह रही है, अपॉन टाइम पीरियड ऑफ डिस्प्लेड सिग्नल। जो भी आपको सिग्नल डिस्प्ले करना है उसका टाइम पीरियड ले लो, जैसे इसका स्मॉल टी है अपॉन कैपिटल टी, ये आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, मतलब नंबर ऑफ साइकिल, सॉरी फ्रीक्वेंसी की जगह नंबर ऑफ साइकिल मिलेगी, नंबर ऑफ साइकिल से फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स, मतलब जो भी आपको वेव फॉर्म डिस्प्ले करवानी है ना, डिस्प्ले हो रही हो वेव फॉर्म डिस्प्ले, नेक्स्ट आता है करंट मेजरमेंट। नहीं, नंबर एन, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ वेवफॉर्म डिस्प्ले, तो नंबर ऑफ आपको साइकिल आ गई तो फ्रीक्वेंसी आ ही जाती ना, नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी भी मेजर करके आइए, टाइम भी मेजर कर ही जाएगा, कर ही रहा है, वोल्टेज भी मेजर कर गया, तीन चीजें तो यहाँ देख ली हैं। नंबर ऑफ साइकिल से निकाल सकते हैं ना फ्रीक्वेंसी, बाकी आपको निकालनी नहीं है इसलिए मैं ज्यादा इस पे नहीं जा रहा हूँ डिटेलिंग में। नेक्स्ट करंट मेजरमेंट, करंट मेजरमेंट, नो देखो सीआरओ कभी भी डायरेक्टली करंट को मेजर नहीं करने वाला है, सीआरओ कभी भी करंट को डायरेक्टली मेजर नहीं करेगा, तो आप करंट कैसे बताओगे, करंट मेजर कैसे करोगे। आप एक काम करो, ये आपका सीआरओ लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लो, कनेक्ट कर दो, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की आपको वैल्यू पता होगी, जैसे एस आपने स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ले लिया, अगर आपने एस कनेक्ट किया तो वोल्टेज तो दे ही रहा है, तो वोल्टेज देगा तो क्या इसमें ये करंट फ्लो करवा देगा, तो हम सीआरओ के साथ में एक रेजिस्टेंस पुट कर देते हैं, तो वोल्टेज तो वो देता है, वोल्टेज को मेजर करता है, तो वो करंट बता सकते हैं, तो उस बेसिस पे आप बता सकते हो ये डायरेक्टली कभी भी मेजर नहीं करेगा, इनडायरेक्टली बता रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को पुट करके, जैसे मान लो आई आर एम एस बेसिक क्या आ जाएगा आपका, वी आर एम एस अपॉन रूट टू नहीं अपॉन एस, वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस हो जाएगा ना, ठीक है, और यहां से अगर वी आर एम एस क्या होता है वैसे अभी देखा था, ये वैल्यू आपको पीक टू पीक की मिलने वाली है एक्चुअल में, तो
तो V पीक टू पीक डिवाइडेड बाई 2√2 इंटू एस कर सकते हैं। मतलब वोल्टेज आपके पास में अब डिवाइड बाई 2√2 इंटू एस करके आप करंट बता सकते हो कि हाँ भाई जितना भी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसके साथ में इतनी करंट जाएगी। बस डायरेक्ट मेथड नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि डायरेक्टली वोल्टेज को मेजर करता है करंट को, एक तरीके से वोल्टेज को मेजर करता है, एक तरीके से डिजिटल आपका वोल्ट मीटर की तरह काम करता है। ठीक है, करंट को मेजर वो डायरेक्टली नहीं करता। ठीक है, इसमें लिख लो CRO कैन नॉट मेजर द करंट डायरेक्टली। अच्छा चलो ठीक है, फिर उधर चली लेते हैं, वहीं लिख लेते हैं।